नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है भाई आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो घबराहट ज्यादातर आप में रहती है। जब कोई बच्चा तैयारी कर रहा होता है ना, तो उसमें थोड़ी सी घबराहट रहती है, थोड़े से डाउट भी दिमाग में रहते हैं, कैसे होगा, क्या होगा। देखो, डाउट होना कोई बुरी बात नहीं है, पर उस डाउट के चक्कर में ना ऐसा मत किया करो कि पहले ये डाउट जब तक सही नहीं होगा तब तक तो पढ़ाई नहीं होगी। उस डाउट को रख के रखो। जैसे भी कोई प्लेटफॉर्म मिले, जैसे भी कोई व्यक्ति मिले, उससे पूछना है, पता भी करना है। और आजकल तो इतना इंटरनेट का मतलब इतना सारा वो है सिस्टम कि आजकल कोई डाउट आप कहीं डाल दो, यूट्यूब पे डाल दो, वहीं डाल दो, खत्म। या गूगल पे डाल दो, वहीं खत्म हो जाता है। तो इसलिए मैंने कई साथियों को, छोटे भाई बहनों को देखा है कि जो एक डाउट है तो फिर सारी चीज छोड़ देते हैं। एक किताब आनी है मान लो पढ़ाई के लिए, तो फिर बाकी 3 किताब रखी हैं तो उसे भी नहीं पढ़ेंगे कि भाई वो आएगी तब पढ़ेंगे। अभी हमारे पास जो संसाधन है उससे हमें पढ़ना है, पूरी मेहनत करनी है बेटा। उस मेहनत के संग जो हमारे डाउट है, तो इससे हमारी 2 चीजें सुधरेंगी। एक तो हमारी पढ़ाई चलती रहेगी लगातार, वो बिगड़ेगी नहीं, और दूसरा एक थोड़ा धैर्य रखना भी आएगा हमको, ठीक है। क्योंकि जिंदगी हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलेगी, और जब जिंदगी हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती तो मतलब हमको थोड़ा सा धैर्य रखना सीखना पड़ेगा चीजों में। हम पेपर देते हैं तो रिजल्ट हमारे हिसाब से नहीं आता, रिजल्ट आ भी जाए तो आगे मेडिकल हमारे हिसाब से नहीं होता। तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की आदत हमें बनानी है बेटा, वो आपकी जिंदगी में भी काम करेगी। क्योंकि कई बार आपने देखा है नौकरी लगने के बाद भी बहुत सारे बच्चे अपना कुछ ना कुछ नुकसान कर लेते हैं। कितनी खबरें आती हैं कि भाई उसने जो है, एक बच्चे ने पेपर दिया था, उससे पहले ही ना, रिजल्ट आने से पहले उसने कुछ खा लिया, डेथ हो गई उसकी, फांसी लगा ली। क्यों लगा ली? पेशेंस की दिक्कत है, पेशेंस नहीं है। और वो बच्चा पास हो गया, जिस एग्जाम के डर की वजह से उसने अपने आप की जिंदगी खत्म कर ली, वो पास भी हुआ उसमें। और भाई ना भी हो तो क्या हो गया, जिंदगी केवल किसी एक फेल पास पे टिकी है क्या? हमारे पास जीवन में बहुत सारे मौके आएंगे, और हम जिस भी मौके को भुना लेंगे ना, वही हमारी जिंदगी बदल देगा। इसलिए ज्यादा घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए तो शुरू करते हैं ये टॉपिक, अंतरराष्ट्रीय संगठन भाग 3। देखो, हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जब बात करें तो मैंने आपको बहुत सारे के क्या पढ़ा दिए हैं, कल हेडक्वार्टर पढ़ा दिए हैं, क्योंकि हेडक्वार्टर बहुत पूछे जाते हैं। तो हेडक्वार्टर का एक टॉपिक हमने अलग भी कर दिया, अब यहां भी हम कर लेंगे। देखो, ध्यान रखना है कि भाई विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी में इसकी स्थापना सीधे सीधे पूछी जाती है। हां जी, स्थापना पूछी जाती है। कब हुई है? 1944 में। अब ये जब 1944 में हुई ना, तो उससे पहले एक सम्मेलन हुआ था, उसका नाम था ब्रेटन वुड्स। तो ध्यान रखना है, ब्रेटन वुड्स समिट, ब्रेटन वुड्स समिट याद रखना है बेटा, यानी सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद हुआ है। तो ये पूछा जाएगा विश्व बैंक की स्थापना किस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप हुई है? तो बेटा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप हुई है, ब्रेटन वुड्स के परिणाम स्वरूप हुई है, ठीक है। चौथा पूछेगा, इसने काम कब शुरू किया? 1945 से। पांचवा बेटा, मेंबर बहुत पूछे जाते हैं, तो इसमें अभी 189 मेंबर हैं, और फिर इसके चीफ पूछे जाएंगे तो अजय बंगा। जो अजय बंगा हैं, याद रखना, ये इसके 14वें नंबर के अध्यक्ष हैं। कौन से नंबर के हैं बच्चों? 14वें नंबर के हैं। और सवाल पूछा जाता है कि वर्ल्ड बैंक किनको ऋण प्रदान करता है? तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो विकास की इच्छा के लिए इच्छा कर रहे हैं और फिर उसके लिए काम कर रहे हैं, तो यानी विकासशील देश, यानी डेवलपिंग कंट्रीज को ये दिया जाता है। और वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन कौन है बेटा? अजय बंगा है। यहां जो पद पे, इस पे वर्ल्ड बैंक में जो सबसे ऊपर होता है, उस पद का नाम हम अध्यक्ष बोलते हैं। जैसे कहीं पे कोई एमडी बोलेगा, कहीं कुछ बोलेगा, तो यहां पे अध्यक्ष बोला जाता है,
ठीक है, तो विश्व बैंक तो कब शुरू हुआ? 1945, स्थापना हुई थी 1944। अजय बंगा बेटा भारतीय मूल के हैं, ये भारत के नहीं है। भारतीय मूल और भारतीय में क्या अंतर है? जो व्यक्ति आज की डेट में भी भारत का नागरिक हो, तो ध्यान रखना है, वो तो हो गया भारतीय। ये भारतीय मूल के हैं, मतलब इंडियन ओरिजिन के हैं, पर अभी ये अमेरिकी नागरिक हैं फिलहाल। ठीक है, आज तक ये जो 14 लोग बने ना, 14 लोग, इनमें 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। अमेरिकी नागरिक, ठीक है, तो अमेरिकी नागरिक हैं अभी वर्तमान में, और इन 14 में आज तक कोई भी महिला वर्ल्ड बैंक की चीफ नहीं बनी है। हां बेटा, इंडिया से, गुड़िया इंडिया से, यादव जी इंडिया से ना, ये इंडियन ओरिजिन के हैं, यानी इनकी जड़ें भारत की हैं, इनका परिवार, इनके पिताजी, लेकिन ये खुद आज की डेट में अमेरिकी नागरिक हैं, क्योंकि आज तक जितने भी 14 के 14 इसके चेयरमैन बने हैं, अध्यक्ष बने हैं, वो सारे के सारे अमेरिकी नागरिक ही रहे हैं। क्या रहे बेटा? अमेरिकी नागरिक ही रहे हैं। चलिए, तो यहां पे क्लियर हो गया। और आज तक वर्ल्ड बैंक का प्रमुख कोई महिला नहीं बनी है, याद ये भी रखना है कि कोई भी महिला नहीं बनी है। सवाल सीधे सीधे पूछा जाता है कि विश्व बैंक का मेंबर बनने के लिए किसका मेंबर पहले बनना होता है? देखो, जो विश्व बैंक है ना बेटा, वो 5 संस्थाओं का ग्रुप है। इसको बोलते हैं हम विश्व बैंक, विश्व बैंक समूह। क्या बोलते हैं? तो मेरे शेरों, इसको बोला जाता है विश्व बैंक समूह। ठीक है, क्या बोलेंगे? तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप। और याद रखना है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इसमें 5 संगठन होते हैं। इसमें क्या होते हैं? 5 संगठन होते हैं। और आपको मैं बता दूं कि इन 5 संगठन में ही एक है अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, यानी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। और ये इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है बेटा, इसका मेंबर आप बनोगे तभी आप वर्ल्ड बैंक के चीफ बन सकते हो। तभी आप वर्ल्ड बैंक के चीफ नहीं, सॉरी, वर्ल्ड बैंक के मेंबर बन सकते हो। कब बन सकते हो आप वर्ल्ड बैंक के मेंबर? जब आप अंतरराष्ट्रीय, किसके बेटा? तो अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के सदस्य बन गए हो। ठीक है, चलिए, मेंबर बताओ कितने बताए मैंने? मेंबर बताओ कितने बनाए हैं? जल्दी बताओ। वर्ल्ड बैंक 189, 189, 189। हाँ, वर्ल्ड बैंक के जो मेंबर हैं बेटा, वो 189 है। ठीक है, चलिए, अब मुझे एक बात बताओ, कि ये अजय बंगा के बारे में एक बच्चा पूछ रहा है, पद्मश्री कब मिला है इनको? तो पद्मश्री याद रख लेना बेटा, पूछ सकता है वैसे, हालांकि अब क्योंकि काफी टाइम हो गया इनको बने हुए, तो शायद ना पूछे इतनी जल्दी। तो 2016 में कब मिला था? 2016 में इनको पद्मश्री भी मिला है। तो 5 ध्यान रखना है बेटा। एक सवाल बनता है, विश्व बैंक का अन्य नाम क्या है? तो IBRD है। IBRD का मतलब है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बेटा याद रखना है, IBRD विश्व बैंक का अन्य नाम है। और फिर सवाल पूछा जाएगा, विश्व बैंक जो है वो कितने अंतरराष्ट्रीय संगठनों का समूह है, यानी कितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विश्व बैंक का हिस्सा है बेटा? तो 5 संगठनों का ये समूह है। क्या है? 5 संगठनों का ये समूह है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये 5 संगठनों का समूह है। ठीक है, क्लियर है? आगे आइए, पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक पे हम पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं?
दूसरा है बेटा, ध्यान रखना है, जो अभी हम कह रहे थे कि कितने कितने मेंबर हैं इसमें, तो याद रखना है जो वर्ल्ड बैंक है इसमें 5 मेंबर हैं, और इन 5 मेंबरों के नाम आपको पता होने चाहिए सीधे सीधे। एक तो है IBRD, ये पहले नंबर का है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और ये IBRD इसका नाम है। IBRD और इसकी फुल फॉर्म आपको सबसे पहले याद रखनी है, IBRD। विश्व बैंक को IBRD भी कह देते हैं, एक सवाल हमने अभी पढ़ा था। दूसरा बेटा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, तो याद रखना है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन इसको बोलते हैं, और याद रखना है वर्ल्ड बैंक का सदस्य बनने के लिए इसका मेंबर होना जरूरी है। वर्ल्ड बैंक का सदस्य होने के लिए इसका मेंबर होना जरूरी है, ठीक है। चलिए, तीसरा है बेटा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, याद रखना है IDA की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। नंबर 4, निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र हम बोलेंगे, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए हमें, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। फिर से पढ़ो, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, यानी ICSID बोलते हैं। और सवाल यहां क्या बनता है कि इन 5 में से भारत किसका मेंबर नहीं है, तो बेटा भारत मेंबर नहीं है किसका, तो भारत ICSID का मेंबर नहीं है। जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है वो कितने से बना हुआ है, तो विश्व बैंक बेटा 5 संगठनों से बना हुआ है। विश्व बैंक याद रखना है किससे, तो 5 संगठनों से बना हुआ है, और इन 5 संगठनों में एक कौन है, तो वो है निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, और भारत इसका हिस्सा नहीं है, क्योंकि विवादों का निपटारा हम खुद से कर लेते हैं, खुद से, हमें किसी को बीच में लेने की जरूरत नहीं है, हमें किसी को बीच में लेने की जरूरत नहीं है। इनकी अलग अलग स्थापना भी हुई है बेटा, वैसे स्थापना से सवाल हमने बनता हुआ देखा नहीं है, पर अगर हो सके तो इनके अलग अलग मेंबर देख लेना। जैसे IBRD के मेंबर 189 है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के मेंबर भी कितने हैं, 189 है बेटा। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के मेंबर 173 हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के। चौथा, ICSID के मेंबर 163 हैं, यानी भारत तो इसका मेंबर है ही नहीं, तो 163 मेंबर हैं। और याद रखना है लास्ट में है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जिसको हम मिगा बोल देते हैं, हिंदी में इसको हम बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। तो इसका भी आपको मेंबर पूछे जाते हैं इसके 182। और ये 2 चीज कम से कम याद रख लेना इसमें। कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, तो एक तो इनकी फुल फॉर्म मत छोड़ देना, फुल फॉर्म है ना, एक तो फुल फॉर्म याद कर लेना, और एक मेंबर्स याद कर लेना। हालांकि इनसे भी पहले आपको ये वाला डेटा याद करना है जो मैंने यहां करवाया है, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। यहां से कि मुख्यालय वॉशिंगटन DC, स्थापना 44 में, कौन से सम्मेलन के बाद हुई है, तो ब्रेटन वुड्स समिट के बाद हुई है बेटा। काम 1945 में यानी अगले साल शुरू किया। 189 मेंबर हैं। अभी प्रमुख अजय बंगा हैं। कौन से नंबर के हैं, 14वें नंबर के हैं। क्या ये अमेरिकी नागरिक है, हां जी, पर हैं भारतीय मूल के। क्या इनको पद्म श्री मिला हुआ है, जी 2016 में मिला हुआ है। और विश्व बैंक विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है। क्या करता है, तो विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है। निवेश का मतलब बेटा कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है, तो कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना। चलिए अब एक बार यहां नजर मार लो इनकी 2 चीजों पे, ये दोनों चीजों पे नजर मारो जल्दी। चलिए अब यहां 2 चीजें रखनी है बस, ठीक है।
अब हम आ जाएंगे, ये पांचों मैंने एक जगह लिख दिए, ठीक है। चलिए एक सवाल और बनता है, विश्व बैंक प्रमुख का कार्यकाल, विश्व बैंक प्रमुख, विश्व बैंक के अध्यक्ष बोलो बल्कि, है ना, चेयरमैन, क्योंकि नाम ही इसका अध्यक्ष होता है कि अध्यक्ष का कार्यकाल। तो बताओ आप में से कौन बताएगा? तो भैया जितना हमारे यहां बहुत सारी पोस्ट का होता है ना, वही रहेगा 5 साल। तो ये कितने साल के लिए बनाए जाते हैं? तो बेटा 5 साल के लिए वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, 5 साल के लिए वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं। आगे देखिए, अब दूसरी संस्था है, ये क्या है बेटा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये भी ब्रेटन वुड्स, ये भी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की ही देन है। ये भी क्या है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की ही देन है बेटा, ठीक है। और इसीलिए कभी कभी वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी बोलते हैं। ध्यान रखना है बेटा, ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी बोला जाता है, याद रखना है कभी कभी किसको? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की ही देन ये भी है। इसका मुख्यालय भी कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी में ही है। यहां से सवाल बनता है कि आईएमएफ की मुद्रा क्या है? तो बेटा एसडीआर, और फुल फॉर्म भी पूछी जाती है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। तो आईएमएफ की मुद्रा आपसे पूछी जाए तो आप एसडीआर बताओगे, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। मुद्रा जैसे आपके देश की रुपया मुद्रा है ना, वैसे ही इस संगठन की भी मुद्रा है। क्यों है मुद्रा? क्योंकि ये संगठन लोन देता है, और जो संगठन लोन देगा वो कहीं ना कहीं किसी करेंसी में ही तो लोन देगा, किसी न किसी करेंसी में ही तो लोन देगा। तो याद रखना है एसडीआर बोला जाता है। एसडीआर याद रखना है, इसको वैश्विक मुद्रा भी बोलते हैं। तो आपसे पूछेगा कौन सी मुद्रा को ग्लोबल करेंसी कहा जाता है? तो एसडीआर को कहा जाता है। और कौन सी मुद्रा को पेपर गोल्ड या गोल्डन पेपर के तौर पे भी जानते हैं? ये 2 सवाल बनते हैं भाई। तो एसडीआर को ही गोल्डन पेपर या पेपर गोल्ड के तौर पे भी जानते हैं। तो हमने देखा कि भैया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की ही देन है। इसका मुख्यालय भी वर्ल्ड बैंक की तरह वॉशिंगटन डीसी में ही है। आईएमएफ की मुद्रा याद रखना है एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स कहा जाता है। और एसडीआर की क्या वैश्विक मुद्रा के रूप में मान्यता है? हां, तो एसडीआर की बेटा वैश्विक मुद्रा के रूप में मान्यता है। क्या है? तो वैश्विक मुद्रा के रूप में एसडीआर की मान्यता है। और एसडीआर को पेपर गोल्ड के तौर पे भी जाना जाता है। अब एसडीआर क्या ऐसी कोई करेंसी है? क्या एसडीआर कोई ऐसी करेंसी है जैसे तुम्हारे यहां भाई हमारे यहां रुपया मिलता है, जैसे जब बुआ जाए तो देके जाए 100 रुपए 200 रुपए का नोट? क्या ऐसी करेंसी एसडीआर? जैसे मामा जी के यहां जब जाएं तो भाई वहां फिर 100-200 रुपए मिलते हैं हमें विदा के? तो क्या ऐसी करेंसी है? नहीं। एसडीआर तो 5 करेंसियों को मिला के बोला जाता है, और क्योंकि वो दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण करेंसियां हैं, तो याद रखना है बेटा, क्योंकि वो दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण करेंसियों में आती हैं, इसलिए इसे पेपर गोल्ड बोल देते हैं। ये कोई एक मुद्रा नहीं है, ये 5 मुद्राओं का। जैसे हमें कुछ पैसा चाहिए आईएमएफ से, तो वो या तो डॉलर में दे देगा या तो पाउंड में। मान लो हमारे पास अमेरिका का कुछ पैसा उधार है, तो हम किस में चाहेंगे कि जी डॉलर में दे दो हमें? तो फिर पाउंड याद रखना है बेटा, ब्रिटेन का पैसा हमारे पास है तो हम पाउंड में मांग लेंगे। यूरोप का पैसा हमारे पास है तो हम यूरोपियन यूनियन से मांग लेंगे, भाई यूरो मांग लेंगे, यूरो, ठीक है। और अगर भाई जापान का पैसा है तो हम येन में मान लेंगे, और अगर चीन का है तो हम रेन मिनबी में मान लेंगे। तो इन 5 मुद्राओं को अगर एक टोकरी में रख दिया जाए तो इसको बोला जाता है एसडीआर। जैसे जब शादी होती है ना बेटा, जब शादी होती है तो फलों का टोकरा जाता है, तो उसमें भैया अमरूद भी मिलता है, संतरा भी मिल सकता है, सेब भी मिलता है, केले भी मिलते हैं, खरबूजा भी मिलता है, अनानास भी मिलता है। तो यानी कि भैया जैसे
शादी के फलों के टोकरे में अलग अलग फल होते हैं, वैसे ही एसडीआर में 5 अलग अलग मुद्राएं शामिल हैं। यूएस का डॉलर, ब्रिटेन का पाउंड, यूरोपियन यूनियन की यूरो, जापान का येन और रेन मिनबी बेटा चीन का। रेन मिनबी याद रखना है चीन का। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है कि इसमें भारत की मुद्रा शामिल है, तो आप देख लीजिए इसमें बेटा भारत की मुद्रा शामिल नहीं है, क्योंकि 5 ही करेंसी इसमें शामिल हैं और वो 5 आपके सामने हैं। इसकी स्थापना पूछी जाए 1945, जबकि वर्ल्ड बैंक में हमने देखा था उसकी स्थापना 44 में हुई थी, पर काम दोनों ने 45 से ही शुरू कर दिया। ठीक है, इसके 191 सदस्य हैं। कितने हैं बेटा? 191 सदस्य हैं इसके, तो आपको मेंबर पता होने चाहिए इसके कितने हैं। और याद रखना है लेटेस्ट मेंबर जरूर आपको इसका पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत टाइम नहीं हुआ इसको जुड़े हुए, ये जल्दी में ही जुड़ा था, इसलिए 191वां जो मेंबर है लिक्टेनस्टीन है। जबकि हम देख रहे थे वर्ल्ड बैंक के मेंबर कितने हैं बेटा, जबकि हमने वर्ल्ड बैंक के मेंबर 189 देखे हैं। 189 सदस्य जो हैं वो हम वर्ल्ड बैंक में देख चुके हैं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक में वो हम देख चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे? हाँ जी, ध्यान रखेंगे। चलिए, ठीक है, तो विकसित और विकासशील सभी देशों को ऋण प्रदान करता है। विकसित और विकासशील याद रखना है, ध्यान रखना है बेटा, ये सभी देशों को ऋण प्रदान करता है, विकसित को भी। जबकि हम देख रहे थे वर्ल्ड बैंक केवल उन्हीं को कर रहा था जो विकासशील है। वर्ल्ड बैंक वैसे भी एक टाइम और अंतर है, वर्ल्ड बैंक बेटा लॉन्ग टर्म लोन देता है और ये शॉर्ट टर्म लोन देता है जब किसी को जरूरी हो। अब ये विदेशी मुद्रा में क्यों देता है लोन अक्सर? क्योंकि मान लो कोई देश की हालत खराब चल रही है, हर देश को बाहर से कुछ ना कुछ चीजें खरीदनी पड़ती हैं। अब जो बाहर से खरीदता है तो उसे पेमेंट भी किस में करना पड़ता है? उसे पेमेंट भी बाहर की मुद्रा में ही करना पड़ता है। तो इसीलिए जब मान लो किसी के पास डॉलर की कमी हो रही है, पैसा तो है मेरे देश में मेरे लायक, पर डॉलर नहीं है जिससे मैं बाहर से सामान खरीद सकूं, क्योंकि अमेरिका तो मेरे रुपए को लेकर देगा नहीं भाई मुझे कुछ, वो तो डॉलर से ही देगा जो भी सामान देना है, तो इसलिए उसे डॉलर में मिल जाती है। तो ज्यादातर दुनिया में जो व्यापार होता है ना, उसमें मैक्सिमम जगह ये 5 ही करेंसियां चलती हैं, इसलिए इन करेंसी में पैसा लेने के लिए कोई भी मना नहीं करता। वो कहते हैं ठीक है जी, चल जाएगा हमारा काम। इसलिए याद रखना है ये बहुत महत्वपूर्ण करेंसी है। ठीक है, तो ज्यादातर अपने देश की करेंसी में जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बाहर से व्यापार की जब दिक्कत हो, किल्लत हो, तभी आदमी आईएमएफ से, तभी देश आईएमएफ से लोन लेता है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है। आगे देखिए, तो आईएमएफ का सदस्य बनने के लिए आईबीआरडी का मेंबर होना चाहिए। जैसे विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य होना जरूरी है, वैसे ही बेटा यहां पर आईएमएफ का मेंबर बनना है तो पहले ध्यान रखना है, आईएमएफ का मेंबर बनने के बाद ही आईबीआरडी की सदस्यता मिलती है। आईएमएफ का मेंबर पहले बनना पड़ेगा, तब आप आईबीआरडी के मेंबर बनोगे। जैसे अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम का पहले बनना होता है, तभी आप विश्व बैंक के बन पाते हो। ठीक है, तो पहले बेटा आईएमएफ का बनेंगे, तभी आईबीआरडी की सदस्यता मिलेगी। आईएमएफ की प्रबंध निदेशक, ये इसका सबसे बड़ा पद है। जो एमडी का पद है ये आईएमएफ में सर्वोच्च है। जैसे वहां पर क्या था बेटा, अध्यक्ष का वर्ल्ड बैंक में, तो ये आईएमएफ का सर्वोच्च पद है। और अभी क्रिस्टालिना जॉर्जीवा जो बुल्गारिया की हैं बेटा, वो अभी फिलहाल इसकी क्या है, इसकी सर्वोच्च पद पे रहने वाली महिला हैं फिलहाल वो, क्रिस्टालिना जॉर्जीवा बुल्गारिया की। पर क्या ये पहली महिला ही है? नहीं, ये दूसरी हैं। उनसे पहले फ्रांस की क्रिस्टीना लिगार्ड भी बेटा इसकी एमडी रह चुकी हैं। तो अगर कोई पूछे आईएमएफ की पहली महिला एमडी कौन है, तो बेटा याद रखना है वो थी क्रिस्टीना लिगार्ड फ्रांस की।
और अभी वर्तमान में कौन है, तो वो है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। तो कुल 2 महिला आज तक इसके सर्वोच्च पद पे पहुंची हैं, ध्यान रखना है। तो प्रबंध निदेशक के पद पर पहुंची हैं बेटा 2 महिला इस पद पर रह चुकी, इस पद पर पहुंची हैं, ठीक है। जैसे वर्ल्ड बैंक में तो कोई भी महिला नहीं थी, वर्ल्ड बैंक में आज तक कोई भी अध्यक्ष बनी ही नहीं है, लेकिन यहां पे आपको याद रखना है कि 2 महिलाएं हैं जो बेटा इस पद पर पहुंची हैं आज तक। एक तो थी सबसे पहले क्रिस्टीना लेगार्ड, और दूसरी याद रखना है बेटा, दूसरी क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, ठीक है। चलिए, बुल्गारिया कहां, एक बच्चा पूछ रहा है बेटा आज मैप जाके देखना बुल्गारिया कहां है, तो आपको मैप पे दिखाई देगा, अभी तो मेरे पास मैप नहीं है। तो ये वर्तमान में है, देखो ये वर्तमान में है बेटा, प्रेजेंट में ये है, और फर्स्ट ये थी क्रिस्टीना लेगार्ड, फर्स्ट ये थी, ठीक है। चलिए आइए आगे। आईएमएफ की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री, देखो आईएमएफ में एक पद होता है बेटा, याद रखना है, महिला, ध्यान रखना है, मुख्य अर्थशास्त्री का एक पद है बेटा, मुख्य अर्थशास्त्री का, यानी चीफ इकोनॉमिस्ट। क्या बोलते हैं हम इसको, तो चीफ इकोनॉमिस्ट, यानी जो पैसे से संबंधित नीति वीति बनाने का काम करे ना आईएमएफ में, उस पद को बोलते हैं मुख्य अर्थशास्त्री। और मुख्य अर्थशास्त्री में चलो कौन बनते रहे हमें कोई मतलब नहीं है, पर हमें ध्यान रखना है कि आईएमएफ में जब पहली बार कोई महिला बनी थी ना चीफ इकोनॉमिस्ट, वो भारत की बनी थी, इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी ये पॉइंट हो जाएगा कि भारत की ध्यान रखना है। जो गीता गोपीनाथ हैं वो आईएमएफ की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री हैं। इनका टेन्योर हो गया था पूरा, इनका कार्यकाल जब पूरा हुआ तो आपको पता होगा कि भाई अब जब इनका चीफ इकोनॉमिक्स के तौर पे कार्यकाल पूरा हुआ तो आईएमएफ ने सोचा यार इनको जोड़ के तो रखना है कैसे भी, क्योंकि ये तो बहुत ही मेहनती, ईमानदार, बहुत ही बढ़िया है हमारे लिए। तो कोई भी संस्था किसी बहुत बेहतरीन व्यक्ति को नहीं छोड़ना चाहती, तो इसीलिए इन्होंने एक पद बनाया आईएमएफ ने उप प्रबंध निदेशक का, यानी डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर का, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, बेटा डिप्टी एमडी बोलेंगे इनको। और डिप्टी एमडी जब बनाया गया ये पद, तो सबसे पहले इस पे किसे नियुक्त किया गया था, तो बेटा गीता गोपीनाथ को। तो आईएमएफ की पहली उप प्रबंध निदेशक भी हैं ये, और पहली महिला उप प्रबंध निदेशक भी हैं, यानी ये फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं आईएमएफ की, और पहली महिला डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। जैसे भी सवाल आए आपको करना है, क्योंकि पद ही स्पेशली इन्हीं के समय पे बना हुआ है, बना है ये आईएमएफ का, ठीक है। तो आईएमएफ के बारे में हम बात करें, पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री हमारी गीता गोपीनाथ रही हैं भारत की, और बेटा आईएमएफ की जो पहली उप प्रबंध निदेशक हैं वो भी गीता गोपीनाथ रही हैं। और वर्तमान में आपको पता होना चाहिए कुल 4 उप प्रबंध निदेशक हैं, कुल मिलाकर 4 उप प्रबंध निदेशक। हाँ जी बिल्कुल भारतीय हैं बेटा, बिल्कुल भारतीय हैं, पर ये वर्तमान में नहीं है, अब ध्यान रखना है, ये वर्तमान में नहीं है बेटा। ठीक है, क्लियर है, तो वर्तमान में याद रखना है। चलें आगे, ये आईएमएफ निमट गया। आईएमएफ के बारे में मोटी मोटी चीजें फिर से रिवाइज करवा देता हूं आपको। देखिए आईएमएफ का मुख्यालय वॉशिंग्टन डीसी में है, यह भी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की ही देन है, तो इसलिए ब्रेटन वुड्स ट्विंस किनको बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक प्लस आईएमएफ को, क्योंकि ट्विन का मतलब होता है जुड़वां बच्चे। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के 2 जुड़वां बच्चे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। आईएमएफ की मुद्रा है स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी एसडीआर, और एसडीआर को वैश्विक मुद्रा के रूप में मान्यता मिली हुई है, इसके रूप में, तो वैश्विक मुद्रा के रूप में मान्यता मिली हुई है। पेपर गोल्ड भी इसको कहते हैं। असलियत में 5 मुद्राओं की एक टोकरी मान सकते हो इसको, 5 मुद्राओं की, जिनमें ये सारी मुद्राएं शामिल हैं। स्थापना 1945 में बेटा, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन देता है मुख्यतः, यानी लघु अवधि का ऋण देता है। कुल सदस्य 191 हैं, और बेटा 191वां है लिechtenstein। वर्ल्ड बैंक के वहीं 189 सदस्य हैं, और ये दोनों को ऋण दे देता है, विकसित को भी विकासशील को भी, लेकिन देता शॉर्ट टर्म है। बेटा अगर बात करें तो आईएमएफ का अभी जो सर्वोच्च पद है वो है एमडी का, यानी प्रबंध निदेशक,
मैनेजिंग डायरेक्टर का, और वो क्रिस्टालिना जॉर्जीवा हैं। भारत से अगर देखा जाए तो गीता गोपीनाथ इसकी पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री बनी थी, यानी फर्स्ट विमेन चीफ इकोनॉमिस्ट इसकी गीता गोपीनाथ थी। और बेटा याद रखना है, फिर एक पद बना डिप्टी एमडी का, वो भी गीता गोपीनाथ ही बनी है पहली। और वर्तमान में तो 4 उप प्रबंध निदेशक हैं, लेकिन वर्तमान में गीता गोपीनाथ इसका हिस्सा नहीं है। गीता गोपीनाथ इसका हिस्सा नहीं है। अंडोरा बेटा, अंडोरा जो पूछ रहा है, अंडोरा भी एक देश है, वो 190वां देश है, 190वां मेंबर है अंडोरा विश्व व्यापार संगठन। देखो, व्यापार के लिए एक संगठन बनाया, क्योंकि व्यापार अगर होगा तो नियम कायदे होने चाहिए। अगर नियम कायदे नहीं होंगे तो व्यापार कैसे करोगे? तो व्यापार के लिए एक संगठन बना 1947 में, ITO, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इस ITO को अगले साल गेट नाम दे दिया गया 1948 में। और इसलिए जो गेट की स्थापना है वो 1 जनवरी 1948 से मानी जाती है। गेट की स्थापना बेटा 1 जनवरी याद रखना है 1948 मानी जाती है। अगर डेट पूछ ले तो 1 जनवरी 1948, ठीक है, 1 जनवरी 1948 गेट की। और ध्यान रखना है बेटा, इस गेट की फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है, अगर इस मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लिख दो ना तो भी कम है। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड याद रखना है बेटा, ये गेट की क्या है? तो ये गेट की फुल फॉर्म है। अब जैसे ब्रेटन वुड्स समिट हुआ था, आपने देखा, तो आपको पता है ब्रेटन वुड्स समिट के परिणाम स्वरूप एक संस्था बनी जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड बैंक, दूसरी बनी जिसे हम IMF कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया इसके लिए भी कुछ हुआ था क्या? हां, इसके लिए उरुग्वे राउंड की वार्ता हुई, यानी उरुग्वे में कई साल तक लगातार बातचीत हुई। जब गेट से काम नहीं चला कि भाई गेट ठीक है, लेकिन केवल इससे काम नहीं चल रहा, कुछ और नियम कायदे भी बनाने पड़ेंगे। तो पहले उरुग्वे में बेटा पूरा हर राउंड की बातचीत, मतलब देखो 8 साल चली हैं, यानी कई बार में ये बातें हुई हैं। और फिर एक संधि हुई, मराकस संधि। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो ये स्थापना है बेटा WTO की, वो कौन सी संधि के तहत हुई है? तो WTO की जो स्थापना है वो मराकस ट्रीटी के नाम से, या मराकस ट्रीटी के बाद ही बेटा हुई है, ठीक है। चलिए, तो WTO जब ये संधि हो गई तो स्थापना हो जाती है WTO की 1 जनवरी 1995 को। कब हो जाती है मेरे शेरों? तो 1 जनवरी 1995 को WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हो गई, और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। कल हमने पढ़ाई था जिनेवा में हेडक्वार्टर WTO का। अब WTO की चीफ जो बनी वो नोगोजी ओकोंजो इवेला बनी, वर्तमान में यही है, नोगोजी ओकोंजो इवेला बनी है, और ये नाइजीरिया की हैं, और ये पहली महिला है, यानी इनसे पहले WTO में कोई महिला चीफ नहीं बनी है बेटा। और याद रखना है ये पहली अफ्रीकी हैं, क्योंकि नाइजीरिया कहां आता है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। और अफ्रीका से कोई भी इनसे पहले, अफ्रीका से कोई भी इनसे पहले बेटा याद रखना है WTO की प्रमुख नहीं बना, ना कोई पुरुष बना ना कोई महिला बनी, ना कोई पुरुष और ना कोई महिला बेटा याद रखना है। तो कोई भी नहीं बना था अफ्रीका से, ठीक है। तो पहली महिला और पहली अफ्रीकी हैं। WTO की प्रमुख नागोजी ओकोंजो इवेला हैं, और ये नाइजीरिया की है। कहां की? नाइजीरिया की। कुल सदस्यों की अगर बात करें, कुल सदस्य इसमें 166 हैं WTO में। जैसे हमने वर्ल्ड बैंक में देखे थे 189, ठीक है। वर्ल्ड बैंक में कितने देखे थे? 189 बेटा, 189। जैसे हमने IMF में देखे थे 191, IMF में देखे थे 191 बेटा याद रखना है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक में देखे थे याद रखना है 189, और 166वां याद कर लेना जरूर, तिमोर लेस्ते है, जिसे हम ईस्ट तिमोर के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम एक अन्य नाम इसका ईस्ट तिमोर भी बोल सकते हैं,
ईस्ट तिमोर नाम भी इसका है बेटा। क्या है? ईस्ट तिमोर नाम भी इसका है। ठीक है, चलिए एक बच्चा कह रहा है सर इतना ही पढ़ाओ, नोट्स भी बनाने हैं और भी काम है। बेटा आप पहले बाकी काम कर लीजिए, ये पढ़ाई हो जाएगी बाद में। आप सारे काम निपटा लो बेटा, आप फिर बाद में कर लेना इसे। ठीक है, जब आपको 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में ये लगे कि बाकी काम से जरूरी तो ये पढ़ाई ही है, तब आप इसे पढ़ लेना। एक स्टूडेंट के लिए पढ़ाई से जरूरी कोई समय नहीं है, कोई काम नहीं। और आप अपनी आदत बदलो अगर सफल होना चाहते हो। सफल होना चाहते हो तो आप कोशिश करो कि आपके अंदर ऐसे भाव उत्पन्न हो कि सर और भी पढ़ा दो थोड़ा सा, ताकि हम तैयार कर लें इसको। अगर आपका ये रवैया रहेगा बेटा, तो फिर ये आपकी सिलेक्शन में बाधा बनेगा। फिर किसी और को बाधा बनने की जरूरत नहीं है, अपने सिलेक्शन में आप ही बाधा बन जाएंगे। तो मुझे तो प्लीज उन बच्चों के लिए पढ़ाने दीजिए जो पढ़ने आए हैं, जिन्हें बिल्कुल सिलेक्शन लेना है, चाहे कितना भी मटेरियल दे दूं, जो याद करने को तैयार हैं, उन बच्चों के लिए प्लीज पढ़ाने दीजिए। ठीक है, चलिए। तो याद रखना है WTO का 166वां सदस्य तिमोर लेस्ते है। तिमोर लेस्ते, ठीक है, ईस्ट तिमोर भी इसे हम कहते हैं। यूरोपियन यूनियन आ जाए। देखो 1958 से यूरोप के देश आपस में मिलके रहते थे, उसे बोलते थे यूरोपियन कम्युनिटी, यानी यूरोपीय समुदाय। यानी यूरोप के छोटे छोटे देश है, तो भैया ये आपस में मिलके ही रहते हैं। वरना तो ध्यान रखना है, जिनमें जब थोड़े थोड़े लोग हों वो आपस में नहीं मिलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जो नहीं मिलेंगे आपस में तो क्या हो जाएगी बेटा? गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि बेटा ये स्थापना इसकी 1 नवंबर 1953 को हो गई। 1958 से यूरोपियन कम्युनिटी चली आ रही थी, वो भी आपस में एक दूसरे से सहयोग करते थे। पर 1 नवंबर 1993 को एक संगठन फॉर्मली बना दिया गया, जिसको यूरोपियन यूनियन नाम दे दिया गया। और सीधे सवाल आता है कि यूरोपियन यूनियन की स्थापना कौन सी संधि के तहत की गई? तो मॉस्ट्रिच संधि के तहत की गई है बेटा, मॉस्ट्रिच संधि के तहत। जबकि मुझे पता है कि मराकस संधि के बाद किसको हुआ था बेटा, किसकी स्थापना हुई थी? तो मराकस संधि के बाद WTO की स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी मेरे शेरों? तो WTO की जो स्थापना है वो मराकश संधि के बाद हुई थी। कब हुई थी? मराकश संधि के बाद हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। तो WTO की स्थापना मराकश संधि के बाद हुई थी। क्लियर है? चलिए, तो मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, इसका ध्यान रखना है। मुख्यालय कहां पे है मेरे शेरों? तो इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और सदस्य देश इसके कितने हैं? तो इसके सदस्य देश बेटा 27 हैं। कितने हैं? 27। ये ब्रुसेल्स आपको एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था का और मिलेगा, हम नाटो पढ़ेंगे आगे, नाटो उसका भी मिलेगा। तो 1 नवंबर 1993 मॉस्ट्रिच संधि के तहत 1992 में बेटा हस्ताक्षर हुई थी ये संधि। 1 नवंबर 93 से यूरोपियन यूनियन बन गया। इसमें अभी 27 देश हैं। फिर इनके दिमाग में आया कि क्यों ना हम अपनी मुद्रा भी एक ही बना लें, क्योंकि बाहर से भी लोग आते हैं तो दिक्कत होती है। अभी वो यूरोप में इस देश में घुस गया, अभी इसमें घुस गया, अभी इसमें घुस गया, क्योंकि भारत के बराबर में तो कई देश मिलके बनते हैं, वहां कई देश मिलते हैं बेटा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो यूरो मुद्रा का चलन है वो 1 जनवरी 2002 से हुआ। और ये डेट सीधे सीधे पूछी जाती है कि जो यूरो करेंसी का सर्कुलेशन है, यानी सर्कुलेशन ऑफ यूरो करेंसी, यानी यूरो मुद्रा का चलन कब से शुरू हुआ है? तो 1 जनवरी 2002 से शुरू हुआ है। अभी यूरो को कितने देश अपनाते हैं? तो 21। अगर यही दिसंबर में पूछा होता सवाल तो वहां 20 ऑप्शन आता, क्योंकि बेटा 21वां याद रखना है आपको। तो 21 अपनाते हैं। 21वें 1 जनवरी से ही जुड़ा है बुल्गारिया। अच्छा, ये बुल्गारिया वही है क्या जहां की IMF की चीफ है? हाँ या ना में बताओ। जहां की IMF की चीफ है, ये वही बुल्गारिया है क्या? जल्दी बताओ। तो याद रखना है आपको कि बुल्गारिया जो है
1 जनवरी 2026 से ये भी यूरो अपनाता है, तो 27 में से 21 देश में तो यूरो ही चलती है। नहीं बेटा, क्योंकि इंडिया जो है, एक बच्चा पूछ रहा है 27 में इंडिया भी है सर। बेटा क्योंकि यूरोपियन यूनियन में सारे यूरोप के देश हैं और हमारा घर है एशिया में, इसलिए हम कॉमन अगर सेंस से हम इसको कनेक्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई इंडिया उसका हिस्सा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन है बेटा। क्लियर? चलिए, तो यूरो मुद्रा का चलन बेटा 1 जनवरी 2002 से। कितने देश यूरो मुद्रा को अपनाते हैं? तो 21 देश अपनाते हैं, और 1 जनवरी 2026 से यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश बन गया है बुल्गारिया। कौन बन गया है? बुल्गारिया। ठीक है, चलिए अब एक महत्वपूर्ण घटना इसमें हुई कि 2020 तक बेटा याद रखना ब्रिटेन भी इसका हिस्सा था। मैं कह रहा हूं 2020 तक ब्रिटेन भी इसका हिस्सा था, यानी अब तो ब्रिटेन इसका हिस्सा नहीं होगा। अगर मैं पूछ रहा हूं कि 2020 तक ब्रिटेन इसका हिस्सा था, मतलब आज ब्रिटेन इसका हिस्सा नहीं है बेटा। तो ब्रिटेन 2020 में इससे बाहर चला गया था और उस घटना को कहा गया ब्रेग्जिट, यानी ब्रिटेन ने कर दिया एग्जिट। ऐसे इसको कनेक्ट करके आप याद कर सकते हो कि ब्रिटेन ने कर दिया एग्जिट। तो जो ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर गया था, कब गया था? 2020 में गया था। और बेटा इस घटना को हम ब्रेग्जिट के नाम से जानते हैं। क्या यूरोपियन यूनियन को कभी शांति का पुरस्कार मिला है? तो 2012 में मिल चुका है। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन के ये सारे फैक्ट हैं जो एक बार फिर से जल्दी रिवीजन करो। स्थापना 1 नवंबर 1993। कौन सी संधि के तहत? तो मॉस्ट्रिच संधि के तहत। यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं? 27। मुख्यालय कहां पे है? तो बेटा ब्रुसेल्स में है। मुद्रा कब से चली यूरो? 1 जनवरी 2002 से। वर्तमान में कितने देश अपनाते हैं यूरो को? तो 21 देश अपनाते हैं, 27 में से 21। और लेटेस्ट कौन सा है? तो वो बुल्गारिया है। उसने कब से अपनाया है? तो बेटा 1 जनवरी 2026 से अपनाया है, 1 जनवरी 2026 से। चलिए स्टैटिक जीके की टेस्ट सीरीज चलवाओ टॉपिक वाइज। चलिए एक बच्चा कह रहा है बेटा अभी तो फिलहाल नहीं चल पाएगी। फिलहाल तो नहीं, हालांकि इसके लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हम प्रैक्टिस के लिए आपका करवाएंगे। मैंने टॉपिक वाइज आपको एक वीडियो भी लाने का वो बोला है कि मैं संडे टू संडे लाने की कोशिश करूंगा। अगर किसी एक संडे में नहीं आएगी तो 2 संडे में 2 टॉपिक मिला के, ठीक है, वो अगले से आएगी, क्योंकि इस बार तो हम महोबा जा रहे हैं तो टाइम नहीं मिल पाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। तो बेटा ये हो जाएगा यूरोपियन यूनियन। नाटो पे आ जाओ। नाटो क्या है? नाटो एक सैन्य संधि है। सैन्य संधि जानते हो? देखो बाकी जितने भी संगठन हैं वो ज्यादातर किस लिए होते हैं? ज्यादातर बेटा आर्थिक चीजों के लिए होते हैं। आर्थिक मतलब पैसे से संबंधित, ज्यादातर आर्थिक सहयोग के संगठन हैं, यानी आपस में पैसे वाला सहयोग करेंगे। यह संगठन अलग है, ध्यान रखना है बेटा। इसकी स्थापना हुई है, सैन्य संधि है। इसमें क्या होता है कि इसमें जितने भी मेंबर हैं, अगर किसी एक पर आक्रमण कर दिया जाए तो वो कहते हैं कि भाई हम सब पे आक्रमण कर दिया आपने, अब हम सब मिलके जवाब देंगे। यानी किसी एक पर आक्रमण, हर मेंबर पर आक्रमण कौन से संगठन में माना जाता है? तो नेटो में माना जाता है, नेटो में माना जाता है बेटा। ठीक है, चलिए स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई, 4 अप्रैल 1949। स्थापना के समय सदस्य कितने थे बेटा? 12 मेंबर थे। कितने थे? तो स्थापना के समय इसके सदस्य थे 12। वर्तमान में कितने मेंबर हैं? सीधे सीधे पूछा जाएगा तो अभी 32 मेंबर हैं। मुख्यालय इसका भी और यूरोपियन यूनियन का भी ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। क्या है बेटा? बेल्जियम की जो राजधानी है वो ब्रुसेल्स है। तो यूरोपियन यूनियन का भी यही था, इसका भी। अब इसका 31वां मेंबर देख लेना फिनलैंड, और 32वां मेंबर देख लेना स्वीडन। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि भैया नेटो का लेटेस्ट मेंबर कौन सा है? तो स्वीडन है। और नेटो 4 अंग हैं इसके। जैसे हमने यूएन के अंग पढ़ाए थे तो कितने थे? यूएन के जो मुख्य अंग है ना, यूएन के जो प्रमुख अंग हैं बेटा, वो कितने हैं? तो वो हैं 6। यूएन के
है ना, प्रमुख इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जो हैं, तो प्रमुख अंग हैं कितने, 6। ठीक है, प्रमुख अंग कितने हैं बेटा, तो 6। ठीक है, चलिए, तो वर्तमान महासचिव इसके मार्क रूटे हैं। वर्तमान महासचिव कौन है बेटा, मार्क रूटे हैं। चलिए, सार्क की अगर हम बात करें, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, तो पहला सवाल तो फुल फॉर्म आएगा। फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए बेटा, सार्क। सार्क की स्थापना खूब पूछी जाती है, साल तो बहुत बार आती है, 8 दिसंबर 1985 को पूछेगा। स्थापना कहां पे हुई है, ढाका में, और जहां स्थापना हुई है वहीं पहला सम्मेलन भी हो गया। पहला सम्मेलन भी ढाका में ही हो गया। तो याद रखना है, स्थापना भी यहीं पे है सार्क की, और पहला सम्मेलन भी यहीं पे है। तो स्थापना कहां पर हुई है, ढाका में हुई है, और पहला सम्मेलन भी कहां पे हुआ है, ढाका में हुआ है। क्या इसका मुख्यालय या सचिवालय, कुछ एक वर्ड लिख के आएगा, वो काठमांडू में है बेटा। या तो पूछेगा कि सार्क का मुख्यालय कहां पर है, या पूछेगा, ध्यान रखना है बेटा, सार्क का सचिवालय कहां पर है। सार्क का सचिवालय कहां पर है, याद रखना है। ठीक है, तो स्थापना 8 दिसंबर 1985, स्थापना हुई है ढाका में, सचिवालय इसका काठमांडू नेपाल में है। और इसकी एक ट्रिक है, एमबीबीएस पानी हमारे पड़ोसी हैं सारे के सारे। तो देखो, एम का मतलब हो गया मालदीव, बी का मतलब भूटान, बी का मतलब बांग्लादेश, एस का मतलब श्रीलंका, पी का मतलब पाकिस्तान, ए का मतलब अफगानिस्तान, एन का मतलब बेटा नेपाल, और आई का मतलब इंडिया। ये सारे के सारे मेंबर हैं एमबीबीएस पानी। तो क्या चीन इसका मेंबर है? हमारे पड़ोसियों में देखो, चीन इसका मेंबर नहीं है। क्या म्यांमार इसका मेंबर है? तो म्यांमार भी इसका मेंबर नहीं है। और ध्यान रखना है बेटा, क्या थाईलैंड इसका मेंबर है? तो थाईलैंड भी नहीं है। ये हमारे 2-3 पड़ोसी हैं जिनके बारे में बात करेंगे। हालांकि देखो, सी तो इसमें कहीं ट्रिक में नहीं है, तो ये तो सवाल ही नहीं उठता। थाईलैंड का टीवी इस ट्रिक में नहीं है, तो ये भी नहीं उठता। बस म्यांमार में कंफ्यूज हो सकते हो आप, तो ध्यान रखिएगा, म्यांमार इसका मेंबर नहीं है। एम से केवल मालदीव इसका मेंबर है। किसका है? केवल मालदीव जो है वो इसका मेंबर है। ठीक है, पहला सम्मेलन ढाका हुआ, जहां स्थापना हुई थी मैंने बता ही दिया था। सार्क के पहले महासचिव, कभी कभी पूछता है हमसे, क्या पूछेगा? सार्क के पहले भारतीय महासचिव, तो ये कांत किशोर भार्गव है। कांत किशोर भार्गव बेटा सार्क के पहले भारतीय महासचिव थे, और दूसरे हैं शीलकांत शर्मा। आज तक 2 ही महासचिव बने हैं, आज तक भारत के 2 ही, यानी भारत से जब सबसे पहले बने तो कांत किशोर भार्गव बने, और दूसरे शीलकांत शर्मा। शीलकांत शर्मा बेटा ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रखना है। क्लियर है बेटा? चलिए, तो याद रखना है कि सार्क के पहले भारतीय महासचिव कांत किशोर भार्गव, और सार्क के दूसरे भारतीय महासचिव शीलकांत शर्मा हैं। और वर्तमान में सार्क के महासचिव कौन है? मोहम्मद गुलाम सरवर। तो मोहम्मद गुलाम सरवर वर्तमान में है। तो ये 3 नाम आपको जरूर पता होना चाहिए। पहले कांत किशोर भार्गव हैं भारत की तरफ से, दूसरे शीलकांत शर्मा हैं, और बेटा वर्तमान में मोहम्मद गुलाम सरवर है। ये 3 सवाल आए हुए हैं पेपरों में। सार्क का फूड बैंक कहां पे है, और ऊर्जा भंडार तो पाकिस्तान में, क्योंकि भैया फूड की जरूरत किसको पड़ती है? पाकिस्तान को, क्योंकि खाने के लाले कई बार होते हैं वहां पे। सार्क का विश्वविद्यालय, भैया विश्वविद्यालय में तो जहां चाणक्य हो, चाणक्य जैसी बुद्धि, वहीं पे तो बात होगी, तो नई दिल्ली। और सार्क का बेटा विकास कोष है थिम्पू। और ये तीनों सवाल पूछे जा चुके हैं अलग अलग वर्षों में, अलग अलग वर्षों में पूछे जा चुके हैं सीधे सीधे, कि भैया सार्क का फूड बैंक और ऊर्जा भंडार पाकिस्तान में है, सार्क का विश्वविद्यालय नई दिल्ली में है, और सार्क का विकास कोष कहां पे है? थिम्पू में है बेटा। आज का लास्ट संगठन है आसियान। आसियान की सबसे पहले फुल फॉर्म पूछी जाती है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। क्या ये रटनी है? नहीं रटनी।
बस इतनी बार पढ़ना है कि देखकर पहचान जाओ, रटनी नहीं है बिल्कुल भी, ज्यादा अपने दिमाग पे लोड नहीं देना है, रटनी नहीं है, पर 2-3 बार के एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आपको समझ में आ जाए कि अगर इसकी जगह कुछ और वर्ड दे तो आप बता पाओ कि हां भाई ये तो गलत है। इसकी 8 अगस्त 1967 में स्थापना हुई, तो सार्क का बड़ा भाई है, क्योंकि सार्क की स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985, और इसकी हुई है बेटा 8 अगस्त 1967। और आसियान दिवस याद रखना है, इसलिए 8 अगस्त को ही मनाया जाता है। 8 अगस्त को आसियान दिवस मेरे शेरों मनाया जाता है। मुख्यालय इसका बहुत पूछा जाता है, इंडोनेशिया जकार्ता में है आसियान का मुख्यालय। कि पूछा जाता है स्थापना के समय कितने मेंबर थे, तो बेटा बस 5 थे। वर्तमान में कितने हैं, तो एग्जामिनर इसमें अभी 11 मानते हैं, वैसे वेबसाइट पे आज भी 10 ही दिए हुए हैं, पर क्योंकि ईस्ट तिमोर को शामिल करने के लिए ये सारे मेंबर, ये सारा संगठन क्या दे चुका है बेटा, अपनी सहमति दे चुका है, तो इसलिए इसके 11 मेंबर माने जाते हैं। स्थापना के समय 5 माने जाते हैं बेटा, और वर्तमान में 11 मेंबर माने जाते हैं। ध्यान रखना है, वर्तमान में 11 मेंबर माने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 11वां सदस्य जिसे शामिल करने के लिए आसियान ने सैद्धांतिक मंजूरी दी, तो बेटा वो तिमोर लेस्ते है। सवाल आएगा क्या भारत आसियान का मेंबर है? नहीं, भारत आसियान का मेंबर नहीं है बेटा, क्योंकि भारत साउथ एशिया में पड़ता है, और इस संगठन का नाम ही क्या है? साउथ ईस्ट एशिया वाले देशों के लिए, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो बेटा भारत इसमें नहीं पड़ता है, और आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो भारत आसियान का मेंबर नहीं है। भारत नेटो का भी मेंबर नहीं है। अगर बात करें नेटो, 4 अप्रैल 1949 को जो संगठन बना, भारत बेटा याद रखना है यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर नहीं है। यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर भारत नहीं है। और इसका मोटो पूछा जाता है, तो ये सारे लोग कहते हैं कि हमारा एक विजन है, हमारी एक ही आइडेंटिटी भी होनी चाहिए, पहचान, और एक ही हमारा समुदाय यानी कम्युनिटी होनी चाहिए। यानी ये अलग अलग देश के नहीं, ये कहते हैं कि हम सबका मिलके एक ही विजन हो, एक ही हमारी पहचान हो, सब कहें भैया ये आसियान है, ना कि ऐसे कि ये कौन है, ये कौन है, कौन है। और हम सब आसियान वासी कहे जाएं, यानी हमारी कम्युनिटी भी एक ही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक ही होनी चाहिए। ये सारे देश इधर पड़ते हैं, याद रखना है, जो आसियान के मेंबर है। क्या है? आसियान के मेंबर है। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये आपको क्या करना है, शाम तक एक बार, अभी मत करना, अभी तुरंत रिवीजन का कोई फायदा नहीं है। आपका टास्क है कि शाम तक पीडीएफ का रिवीजन करना है आपको। पीडीएफ का एक बार करना है, और फास्ट रिवीजन करना, कोई ऐसा नहीं धीरे धीरे, जरूरी नहीं है, एक बार फास्ट रिवीजन करना है। ठीक है, टास्क आपको पूरा करना है, क्योंकि आपको पता है भाई जो टास्क पूरा नहीं करेगा मतलब वो कहीं ना कहीं अपने आप में भरोसा उसका नहीं है चीजों के लिए। लगता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, तब भी तो टास्क करके ही क्या करना है। कल आपकी क्लास है बेटा, लेकिन मंडे मेरी क्लास नहीं होगी, क्योंकि मंडे हम लोग महोबा जा रहे हैं, हमारी टीम में से जो ज्यादातर मेंबर हैं, तो इसलिए नहीं हो पाएगी। पर कल आपकी क्लास है। कल क्या है? कल क्लास होगी, अपने टाइम पे होगी। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।